Assalamualaikum students. Today we are going to discuss the lakes, the physical properties of there, and organisms that live in the lakes. Before discussing lakes, you must know the salt concentration of different water bodies. ठीक है? Water salinity based on dissolved salts in parts per thousand, ppt, parts per thousand. यानी अगर आप पानी के 1000 पार्ट्स लें तो उसमें से नमक के कितने पार्ट होंगे? ठीक है, तो फ्रेश वाटर में इट इज लेस देन 0.5 पार्ट्स पर थाउजेंड. ब्रैकिश वाटर वो पानी कहलाता है जिसके अंदर 0.5 से 35 पार्ट्स पर थाउजेंड पीपीटी नमक होता है. सलाइन वाटर कहलाता है 35 से 50 पार्ट्स पर थाउजेंड, वो जिसमें वो सलाइन वाटर कहलाता है. और अगर 50 से ज़्यादा हो जाए पानी में जो है नमक के पार्टिकल्स, तो वो आपका फिफ्थ ब्राइन कहलाएगा. ठीक है, इसको परसेंटेज और पीपीएम वाइज देख लें. यानी किसी भी पानी में जो है फ्रेश वाटर में 0.05% नमक होगा, ब्रैकिश वाटर में 0.05 से 3% नमक होगा, सलाइन वाटर में 3 से 5% के दरमियान नमक होगा, और 5 से ज़्यादा होगा तो वो ब्राइन कहलाएगा. इसी तरह ये पार्ट्स पर मिलियन है, ये देख लें. तो फ्रेश वाटर की हम बात करें तो फ्रेश वाटर में स्टूडेंट्स नमक जो है वो लेस देन 0.5 पार्ट्स पर थाउजेंड होता है. सिमिलरली 0.05% जो है लेस देन 0.05% नमक होता है फ्रेश वाटर में. और अगर पार्ट्स पर मिलियन की बात करें तो लेस देन 500 पार्ट्स पर मिलियन. पार्ट्स पर मिलियन से मुराद ये है कि पानी के मिलियन मॉलिक्यूल्स लेंगे तो उसमें से 500 मॉलिक्यूल्स आपके नमक के. ठीक है, इसी तरह ब्रैकिश को भी देख लें, स्लाइन को और ब्राइन को. जी जनाब, लेक्स की अगर बात की जाए तो स्टूडेंट्स लेक्स जो है एक जो है छोटे से लेकर बड़े तक हो सकती है. यानी इनका जो रकबा है, साइज है, वो फ्यू स्क्वायर मीटर से लेकर थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स तक हो सकता है. मीटर से किलोमीटर्स तक हो सकता है. ठीक है, अच्छा, ये जो है सारी अर्थ पर फैली हुई हैं, हर कॉन्टिनेंट में मौजूद है, हर तरह के एनवायरनमेंट में पाई जाती है, हर कंट्री में मौजूद है. ठीक है, पहाड़ों में भी है, दरिया सहराओं में भी है, मैदानों में भी है, समंदर के पास भी है, हर जगह है. झीलें, ठीक है ना, झील पता है ना क्या होता है? वी हैव डिस्कस्ड दैट व्हाट इज झील या व्हाट इज लेक. मैनी पॉन्ड्स आर सीजनल. अच्छा, लेक्स और पॉन्ड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, बस जो है वो साइज का फर्क होता है. ठीक है, मैनी पॉन्ड्स आर सीजनल. जो है पॉन्ड्स जो है वो सीजनल होते हैं, क्योंकि छोटे होते हैं ना, कभी तो पानी होता है और कभी सूख जाते हैं. लेकिन जो लेक्स है वो यूजुअली हजारों साल चल सैकड़ों साल चल सकती है. ठीक है, अच्छा, पॉन्ड्स एंड लेक्स में हैव लिमिटेड स्पीशीज डाइवर्सिटी. स्पीशीज डाइवर्सिटी की अगर बात करें तो पॉन्ड्स और लेक्स में जो है वो लिमिटेड होती है. क्यों लिमिटेड होती है स्टूडेंट्स? वेरी इजी, क्योंकि है ना ये जो है आइसोलेटेड होती है. लेक्स जो है आप देखिए किसी भी जगह पर बनी हुई होगी, उसका दूसरी तीसरी झीलों से कोई राब्ता नहीं होगा. एक बेसिन होगा और उसके अंदर पानी मौजूद होगा बस, और आसपास कुछ लैंड होगी. तो इसका ताल्लुक जो है यूजुअली किसी और वाटर बॉडी से नहीं होता. तो इसकी वजह से ये आइसोलेटेड रहती है, और इसके अंदर जो चीज़ें होती है ना वो बस लिमिटेड रहती है. ये इसके अंदर से चीज़ें जा भी नहीं रही और लेकिन इसको मिल भी नहीं रही, क्योंकि वो एक इनक्लोज्ड बॉडी है, एक बेसिन बना हुआ है दैट इज फिल्ड विद वाटर. अब जैसे समंदरों की अगर बात करें ना स्टूडेंट्स, तो वो तो एक ओपन बॉडी है और उसका जो ताल्लुक है
वो बहुत सारी रिवर्स और लेक से है, यानी दरियाओं का पानी समंदरों में गिर रहा है, एस्चुरीज का पानी गिर रहा है, बहुत सारी दुनिया से पानी आके उसमें गिर रहा है हर अलग अलग जगहों से। तो इस तरह वो बहुत रिच होता है, वो डाइवर्सिटी वहाँ बहुत ज़्यादा होती है, एनिमल्स की, प्लांट्स की, फाइटोप्लैंक्टन्स की, जू प्लैंक्टन्स की, बैक्टीरिया की, हर चीज़ की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है किसी भी रनिंग वाटर बॉडी में या ओपन ओशन में। अच्छा, लेक्स की बात हो रही है। द कैस्पियन सी इन यूरोप एंड एशिया। कैस्पियन सी एक लेक का नाम है जो कि इतनी बड़ी है कि यूरोप से एशिया तक फैली हुई है। इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक, दुनिया की सबसे बड़ी लेक। ठीक है, इसके डिस्टेंस वाइज जो है, यानी यूरोप से लेकर एशिया तक फैली हुई है, कैस्पियन सी कहलाती है। इतनी बड़ी है कि आप इसे सी कह देते हैं, कैस्पियन सी नाम है इसका। इसका एरिया कितना है? 3,70,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, और माइल्स में देखें तो ये है। लेक्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन डेप्थ। ठीक है, द वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक इज लेक। अच्छा, ये तो हो गए किलोमीटर्स वाइज, और लेकिन ये गहरी नहीं है। ठीक है, ये इसका स्पैन बहुत बड़ा है, 2 बड़े आजमों में फैली हुई है, लेकिन इतनी गहरी नहीं है। दुनिया की सबसे जो गहरी लेक है उसका नाम है लेक बेकल, और ये रशिया में है, और ये 2 किलोमीटर तक गहरी है, और ये सबसे ज्यादा गहरी यही लेक है पूरी दुनिया में। अच्छा, ये है कैस्पियन सी, यू कैन सी इट फ्रॉम द सैटेलाइट इमेजरी। ये देखें कितनी बड़ी है ये लेक है, दिस इज इतनी बड़ी लेक है कि ये कंट्रीज देखें आप आसपास, ये सारी कंट्रीज को कवर कर रही है। इतनी बड़ी लेक है कि आप इसे सी कह रहे हैं। इस तरह ये लेक बेकल है, रशिया में है, 2 किलोमीटर तक इसकी गहराई है, और ये दुनिया की सबसे जो है वो गहरी झील है। अच्छा, अब सवाल ये है कि फिर लेक्स बनती कैसे हैं? ठीक है, पानी कहाँ से आता है झीलों में जब उनका ताल्लुक इतना नहीं होता किसी और वाटर बॉडी से? तो स्टूडेंट, एक तो है कि अगर कहीं बेसिन बना हुआ होगा तो अल्टीमेटली वो पानी से फिल हो ही जाता है। ठीक है, तो एक तो ये रीज़न है कि रेनिंग या स्नो मेल्टिंग या रन ऑफ वगैरह जो है उससे पानी आता है उससे। इसके अलावा स्नो होती है, वो पिघलती है, वो भर जाता है। स्ट्रीम्स, चश्मे बहते हुए आ रहे होते हैं तो उसका जो है वो किसी झील में जाके गिर रहा होता है। कुछ कुछ झीलें ऐसी भी है जिनका ताल्लुक होता है स्ट्रीम से भी होता है, स्ट्रीम आकर उसमें गिर रहा होता है। इसके अलावा ग्राउंड वाटर सीपेज, ग्राउंड वाटर में पानी है तो वो भर जाता है उसके अंदर एक बेसिन में। अच्छा, मोस्ट लेक कंटेन फ्रेश वाटर। अच्छा, ज़्यादातर जो झीलें हैं उनमें मीठा पानी होता है, फ्रेश वाटर होता है, लेकिन नॉट ऑल ऑफ द लेक्स। देयर आर सर्टेन लेक्स विच कंटेन सलाइन वाटर एज वेल। अच्छा, ऑल लेक्स आर इधर ओपन और क्लोज्ड। अच्छा, ये एक टर्मिनोलॉजी है कि कुछ लेक्स होती हैं ओपन और कुछ होती हैं क्लोज। अब ये क्या होता है वो देख लेते हैं। इफ वाटर लीव्स अ लेक बाय अ रिवर और अदर आउटलेट इट इज सेड टू बी ओपन। ठीक है, वो लेक जो जिसका राब्ता होता है किसी रिवर के साथ, यानी उसका पानी वॉश हो जाता है किसी रिवर में, लेक का पानी किसी रिवर में किसी भी चैनल के थ्रू, कोई नैरो ही चैनल क्यों ना, एक छोटा सा ही चैनल क्यों ना, उसके जरिए किसी रिवर में चला जाता है तो वो कहलाती है ओपन। एंड ऑल फ्रेश वाटर लेक्स आर ओपन। जितने भी फ्रेश वाटर लेक्स होती है स्टूडेंट, दे आर ऑलवेज ओपन, क्योंकि रीजन इज दैट कि इफ वाटर ओनली लीव द लेक बाय एवापोरेशन, यानी अगर कोई लेक ओपन नहीं है और क्लोज है, यानी क्लोज से ये मुराद है कि उसका राब्ता किसी और चीज से नहीं है, वो एक बिल्कुल आइसोलेटेड बॉडी है, तो उसमें से पानी कैसे खत्म हो रहा है? जाहिर है एक जगह पर पानी ऐसे ही तो नहीं रह सकता ना, पानी इवेंचुअली एवोपरेट कर ही जाता है। तो उसका पानी जब एवोपरेट कर जाता है, क्योंकि वो लेक क्लोज्ड है, उसका किसी और से ताल्लुक नहीं है, उसका पानी कहीं और नहीं जा रहा, वो उसी सिंक में पड़ा हुआ है, तो एक वक्त आएगा कि वाटर एवोपरेट करेगा। वाटर एवोपरेट करेगा तो स्टूडेंट्स जो है
जब भी पानी एवापोरेट करता है तो पीछे रह जाता है सॉल्ट। अब वो सॉल्ट है ना उस बेसिन में जमा ही होता रहता है, जमा ही होता रहता है। तो अब वो जो लेक है, वो जो झील है, अब वो सॉल्टी हो जाएगी क्योंकि उसके अंदर बहुत सॉल्ट जमा हो गया है एवापोरेट हो के। इसके बाद अगर कोई लेक ओपन है और उसका पानी आया, ठहरा और फिर निकल गया, तो वो अपने साथ जो है थोड़े थोड़े नमक को ले जा ही रहा है अपने साथ ही। नया पानी आ रहा है, फ्रेश वाटर है, नया फिर वो जा रहा है, नया आ रहा है, फ्रेश वाटर है। तो इस तरह उस झील के अंदर नमक पाइल अप नहीं होता रहता, जमा नहीं होता रहता, और इस तरह वो झील जो है वो फ्रेश वाटर की रहती है, नमकीन नहीं बनती। So the Great Salt Lake in the U.S. state of Utah is the largest lying lake in North America. अच्छा, इट्स वाटर सॉल्टियर देन द ओशन, ओशन से भी ज़्यादा जो है इसका पानी खारा है, सॉल्टियर है, और इसका नाम है ग्रेट सॉल्ट लेक। इसको देख लेते हैं, दिस वन। अच्छा, इसका पानी ज़रा पिंकिश नज़र आता है ड्यू टू एल्गल ग्रोथ। पानी इतना नमकीन होता है कि यहाँ एल्गी जो है वो ग्रो कर जाते हैं, और ये एक तरह का पिगमेंट निकलता है उनमें से, जो जिसकी वजह से ये पानी रेडिश या पिंकिश लग रहा होता है। लेक्स फॉर्म कैसे होती है? लेक्स आर फॉर्म बाय ग्लेशियल इरोजन एंड डिपोजिशन। ठीक है, इसको ऐसे समझने के जो ग्लेशियर्स होते हैं स्टूडेंट, जब वो पिघलते हैं तो फिर जहाँ वहाँ वो जो जगह क्रैक बनता है, वो एक प्याला बन जाता है वहाँ, और फिर वो प्याला अल्टीमेटली पानी से भर जाता है। तो ये आपकी एक लेक तैयार हो गई। ठीक है, इसके अलावा टेक्टोनिक मूवमेंट्स जब होती है तो उसमें भी आपकी जो है वो लेक्स जो है वो बनती है। मिसाल के तौर पर बेकल और कैस्पियन लेक ऐसे ही बनी है। इसके अलावा अर्थ की जो डिफरेंट फिनोमेना होते हैं, लाइक शिफ्ट्स इन अर्थ क्रस्ट, अपलिफ्टिंग माउंटेन्स, या डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स, ये सब कुछ होता है, तब भी कोई ना कोई लेक बन जाती है। अताबाद लेक लैंडस्लाइडिंग से बनती है। ठीक है, लैंडस्लाइडिंग होती है तब भी लेक्स फॉर्म होती है। और एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज जो होते हैं, यानी वो वॉल्केनो जब ख़त्म हो चुके हैं, मुर्दा हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उनके ऊपर भी जो क्रेटर होते हैं, प्याले होते हैं, उनमें भी पानी आ सकता है और वो लेक बन जाती है। ठीक है, तो सम ऑफ द ओल्डेस्ट लेक्स एंड पॉन्ड्स मोर देन 300,000 ईयर्स ओल्ड वर फॉर्म बाय टेक्टोनिक एक्टिविटी रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। ठीक है, लेक बेकल ऐसी बनी है, कैस्पियन लेक भी ऐसी ही बनी है। बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि डीपेस्ट लेक है लेक बेकल। इसके अलावा ग्लेशियल, टेक्टोनिक एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी, दीज और आर द रीजंस जिसकी वजह से लेक्स बनती है। ये हमने बात कर ली है, जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है, इसको देख लें। ठीक है, वॉल्केनिक एक्टिविटी के नतीजे में भी लेक बनती है। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल है द कोलैप्स ऑफ अ वॉल्केनिक कोन, द माउंट मैजमा इन ओरेगन led to the formation of Crater Lake, the seventh deepest lake in the world. Crater Lake जो है वो एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो के ऊपर, उसका जो कोन है, वॉल्केनो का जो सर है, वो जो वॉल्केनिक एक्टिविटी जब होती है ना तो बहुत तबाही होती है, और ऊपर का हिस्सा समझे एक्सप्लोड हो जाता है, उड़ जाता है, तो वहाँ पर क्रेटर्स बन जाते हैं, प्याले बन जाते हैं। तो प्याले फिर बाद में लेटर लेक्स बन जाते हैं। तो एक मिसाल हमारे पास ये है जो माउंट मौजमा पर हुई, मैजमा पर हुई, ओरेगन में। ये है वो लेक। ये पूरा एक वॉल्केनो है जिसका ऊपर का हिस्सा अब लेक बन चुका है, इस तरह। ठीक है,
ये वो जगह होती है जहाँ से लावा निकल रहा होता है, और अब वो चूंकि एक्सटिंक्ट हो चुका है तो अब ये पानी से फिल हो गया है। अच्छा, लेक एज एन इकोसिस्टम है सेवरल बजट्स एंड एज हीट बजट, वाटर बजट एंड बायोमास बजट। ठीक है, लेक है, हमने वाटर की डिस्कशन की थी कि पानी की प्रॉपर्टीज होती है हीट एब्जॉर्ब करना। तो इसी तरह लेक का भी यही काम है कि इसका एक अपना हीट बजट होता है कि उसका कितनी हीट वो एब्जॉर्ब उसके अंदर मौजूद है वो एब्जॉर्ब कर सकता है माहौल से। इसी तरह वाटर बजट होता है कितना पानी का बजट है उसका। इसी तरह सर्टेन बायोमास बजट, उसका अपना बायोमास यानी उसमें लाइफ जो है प्लांट्स और एनिमल्स की वो कितनी है, उसका भी एक बजट होता है। इन नंबर्स देखें तो देयर आर 1350 लेक्स एंड रिजर्वायर्स इन द वर्ल्ड। 1350 अराउंड 1350 लेक्स एंड रिजर्वायर्स है डिस्कवर्ड। ये डिस्कवर्ड की बात हो रही है, और ये बड़ी लेक्स की बात हो रही है, मतलब जो बहुत ही छोटी लेक्स होती है वो इसमें काउंट नहीं हो रही है। Another beautiful lake. ठीक है, तो हम इन लेक में जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज को, एबायोटिक फैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। वैसे हमने फिजिकल एबायोटिक फैक्टर्स को डिस्कस किया हुआ है, इन जनरल किया है, अब लेक के हिसाब से जरा देख लेते हैं। लाइट पेनिट्रेशन, ठीक है, टेम्परेचर और ऑक्सीजन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि लेक के और पॉन्ड्स के अंदर लाइफ को जो है वो चला रहे होते हैं, लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। लाइफ उनकी इन इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर, ऑक्सीजन और लाइट के ऊपर। लेक का पानी में सिल्ट ज़्यादा होगा और दूसरी चीज़ें ज़्यादा होगी, उतना ही पानी कम आएगा, वो लाइट कम आएगी उसके अंदर। इसी तरह टेम्परेचर वेरी सीजनली एंड विद ऑक्सीजन, टेम्परेचर वेरी सीजनली एंड विद डेप्थ। ठीक है, टेम्परेचर मौसम के हिसाब से बदलेगा लेक्स और पॉन्ड्स का, इसी तरह उसकी गहराई के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेक जितनी गहरी होगी उसमें टेम्परेचर इतने चेंजेस आएंगे। शैलो होगी, कम गहराई वाली होगी तो वो तो ऊपर ही ऊपर होगा, तो जैसा बाहर का एटमॉस्फेयर होगा वैसा ही लेक का एटमॉस्फेयर होगा, लेक का टेम्परेचर होगा। इसी तरह ऑक्सीजन can be limiting especially in summer because only a small proportion of the water is in direct contact with air and respiration by decomposers. ऑक्सीजन का बड़ा मसला आता है, और स्पेशली समर्स में क्या होता है कि ऊपर का पानी वो बहुत गर्म हो जाता है, और गर्म चूंकि होता है तो ऊपर ही रहता है, गर्म होता है, तो जो भी चीज़ गर्म होती है स्टूडेंट उनकी डेंसिटी कम होती है। कम डेंसिटी होती है ना तो वो ऊपर ही रहती है। अब समर्स में क्या होता है, वो गर्म जो पानी है वो ऊपर ही रहता है, वो ठंडा ही नहीं हो पाता, तो नीचे ही नहीं जाता। तो वो ऊपर से ऑक्सीजन को लेके नीचे जाएगा तो वो ऑक्सीजन नीचे तक पहुंचेगी ना, मिक्सिंग नहीं होती बेसिकली। तो मिक्सिंग जब नहीं होगी तो सिर्फ ऊपर ऊपर ऑक्सीजन रहेगी और नीचे नहीं होगी, तो समर में एक ये बड़ा प्रॉब्लम आ रहा होता है। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं लेक्स की। देयर आर 3 बेसिक वेज दैट लिम्नोलॉजिस्ट क्लासिफाई लेक्स। वो क्या है? हाउ मेनी न्यूट्रिएंट्स दे हैव, ठीक है, हाउ देयर वाटर मिक्सेस, उनका पानी मिक्स कैसे होता है, इसकी बेसिस पर लेक की क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा व्हाट काइंड ऑफ फिशेस लिव इन दैम, ये क्राइटेरिया है लेक को क्लासिफाई करने का। अच्छा, लेक्स के अंदर कुछ लेयर्स बन जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर एंड सीजन। वो क्या कहलाती है? एपिलिमनियन। ठीक है, द टॉप मोस्ट लेयर इन थर्मली स्ट्रेटिफाइड लेक। It is warmer and typically has a higher pH and dissolved oxygen concentration than the hypolimnion. Epilimnion, uppermost layer, topmost layer, hypolimnion, the जो है lowest layer. It typically makes the result of surface when mixing or free to exchange dissolve
oxygen, dissolved gases that is oxygen and carbon dioxide which is with the water. इसमें ही ये चूंकि बिल्कुल टॉप पे होती है तो फाइटोप्लैंक्टन ज्यादातर ऊपर ही होते हैं. थर्मोक्लाइन, ठीक है. एपिलिमिनियन इज द टॉप मोस्ट लेयर. फिर उसके बाद आती है थर्मोक्लाइन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेटालिमिनियन. इट इज अ इंटरमीडिएट लेयर. इट इज थिन बट डिस्टिंक्ट लेयर इन अ लार्ज बॉडी ऑफ फ्लूइड, फॉर एग्जाम्पल वाटर. ठीक है, सच एज एन ओशन एंड लेक. टेम्परेचर चेंजेस मोर रैपिडली विद डेप्थ देन इट डज इन द लेयर्स अबव और below. ये पढ़ लीजिए. Hypolimnion, the dense, the bottom layer. अच्छा. टिपिकली द हाइपोलिम्नियन जो सबसे नीचे की लेयर होती है इज द कोल्डेस्ट लेयर. सबसे ठंडी लेयर होती है. कब? इन समर. क्यों? क्योंकि ऊपर का पानी गर्म होता है, वो ऊपर ही रहता है और नीचे हीट को पहुंचने नहीं देता. ठीक है. और क्योंकि मिक्सिंग भी नहीं हो रही होती, जो चीज़ गर्म हो जाती है वो हल्की हो जाती है और ऊपर की ऊपर ही रहती है. तो पानी के अंदर एक सर्कुलेशन नहीं होती, मिक्सिंग नहीं होती. अच्छा, इसी तरह एंड द वार्मेस्ट लेयर ड्यूरिंग विंटर. और सर्दियों में जो है हाइपोलिम्नियन गर्म हो जाती है. वजह क्योंकि ऊपर जो है वो ठंडी लेयर होती है और बहुत ज़्यादा ठंडी लेयर होती है. बर्फ़ जो है वो भी जम जाती है, तो नीचे का पानी जो है वो बाहर के एटमॉस्फेयर से आइसोलेट हो जाता है और अंदर एक गर्मी बन जाती है. वार्मेस्ट लेयर बन जाती है अंदर. और मिक्सिंग भी नहीं हो रही होती समर में, तो जो है वो यूजुअली जो है वो लाइट भी नहीं आ रही होती. समर की बात हो रही है. और लाइट भी नहीं आ रही होती और ऑक्सीजन भी कम आ रही होती है नीचे समर में. Ponds and lake में temperature varies seasonally. During summer the temperature is from 4 डिग्री सेल्सियस बॉटम में और टॉप पर जो है वो 22. ठीक है. विंटर में जो है वो 4 डिग्री होता है और टॉप पे जो है वो आइस बन जाती है. ये बात अभी हमने डिस्कस की. स्प्रिंग और फॉल सीजन में जो है वो मिक्सिंग अच्छे से होती है, यूनिफॉर्मिटी आ जाती है. पूरे पानी की मिक्सिंग ठंडा गर्म दोनों हो रहा होता है, तो पानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर मिक्स हो रहा होता है. तो ऑक्सीजन भी सही होती है और टेम्परेचर भी सही होता है. ये देख लें, ये विंटर है, ये स्प्रिंग है, ये ऑटम है और ये समर है. स्प्रिंग और ऑटम में ये टेम्परेचर है इसका यूनिफॉर्म है. और ये देखें टेम्परेचर यूनिफॉर्म है क्योंकि ये मिक्सिंग हो रही, ठंडा गर्म दोनों हो रहा है ना. बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है, तो एक बैलेंस चल रहा है. इसी तरह इसमें देखें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट है. पूरे ऊपर से लेके नीचे तक सही डिस्ट्रीब्यूट हुई है ऑक्सीजन. तो मसला स्प्रिंग और ऑटम में नहीं होता, स्प्रिंग फॉल में नहीं होता. मसला आता है गर्मी में और सर्दी में. विंटर में ऊपर की जो है वो आइस बन जाती है, आइस शीट होती है ऊपर का. जो सरफेस है वो बर्फ ने कवर कर ली होती है. फिर नीचे जो है वो यूजुअली गर्म होना शुरू हो जाता है पानी. ठीक है. तो ये देखें, ये डेप्थ है और ये कंसंट्रेशन है. ये डेप्थ जैसे जैसे बढ़ रही है, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम होती जा रही है. ठीक है. हाई कंसंट्रेशन है यहाँ पर सर्दी में, मेटालिमिनियन में.
फिर आप आ जाएं समर में, तो समर में भी जो है जैसे जैसे डेप्थ बढ़ रही है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम हो रही है, क्योंकि यहाँ पर भी गर्म पानी ऊपर है और मिक्सिंग नहीं हो रही है। अच्छा, इसके अलावा एक और ऑक्सीजन की बेस पर एक और क्लासिफिकेशन है। वंस डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप 2 मिलीग्राम पर लीटर से जो है वो कम होगी ऑक्सीजन किसी भी पानी में, तो वो वाटर हाइपोक्सिक कहलाएगा। और अगर ज़ीरो हो जाएगी तो हम उस पानी को एनॉक्सिक कहेंगे। डेड जोन इज एन एरिया विद इन अ लेक दैट इज आइदर हाइपोक्सिक और एनॉक्सिक। ठीक है, डेड जोन वो एरिया कहलाता है जहाँ पर पानी हाइपोक्सिक होता है या एनॉक्सिक होता है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगी स्टूडेंट, तो फिर वहाँ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते। फिर वहाँ के ऑर्गेनिज्म या तो मर जाते हैं या फिर वो जगह वो छोड़ देते हैं और माइग्रेट करके चले जाते हैं। According to the Michigan Water Quality Standards, the minimum oxygen concentration of 7 milligrams per liter is needed for cold water fish. सही है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 और कम से कम 5 मिलीग्राम पर लीटर चाहिए होती है वार्म वाटर फिश को, लेकिन ये 2 मिलीग्राम या 0 मिलीग्राम पर लीटर जो है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इस पर फिशेस सर्वाइव नहीं कर सकती, आइदर दे माइग्रेट और दे डाई। कंडीशन इन लेक्स। अच्छा, अब आप अब क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स आपके देखेंगे किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं। The zone which is closest to the shore is host to a wide variety of species due to its warm shallow environment. Student, try to remember हमने zones की बात की थी, there were littoral zones, वो zone जो shore के करीब होते हैं और शुरू का जो एरिया होता है वो ज़मीन करीब होती है और वहाँ लाइट अच्छे से पेनिट्रेट कर सकती है, वहाँ प्लांट्स उग जाते हैं, तो वो जगह जो होती है वहाँ पर स्पीशीज़ की बहुत ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ का पानी वार्म होता है, अच्छे से गर्म होता है, बहुत गर्म नहीं वार्म होता है, शैलो होता है और जो है वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी मिल जाती है। You can find various species of invertebrates, crustaceans, plants and amphibians. Amphibians भी उसी जगह पर आपको मिलेंगे। thrive in this environment and in turn provide food for predator. अच्छा, वहाँ क्योंकि वो बहुत ही बायोडाइवर्स एरिया होता है, लिटोरल जोन जो आपका होता है, तो फिर वहाँ पर फिर बर्ड्स भी आते हैं अपने खाने पीने के लिए, रेप्टाइल्स भी आते हैं और एम्फीबियंस भी आते हैं, तो वहाँ पर एक अच्छा इकोसिस्टम बन जाता है। जो लिटोरल जोन होता है वो बहुत ही प्रोडक्टिव जोन होता है, वहाँ पर और भी तरह के ऑर्गेनिजम्स आकर जो है वो अपना फूड और पानी वगैरह वहीं से हासिल करते हैं। The open water near the surface of a lake or pond is home to a variety of phytoplankton and zooplankton. ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ओपन वाटर में फाइटोप्लैंक्टन एंड जूप्लैंक्टन होते हैं जो कि फूड चेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, पहले ट्रॉफिक लेवल पर आते हैं। इसके अलावा बहुत सारी फ्रेश वाटर फिशेज, बैस एंड लेक ट्राउट, ये सब कुछ भी पाया जाता है। अच्छा, द डीपर रीजन ऑफ अ लेक इज शराउडेड इन डार्कनेस एंड जाहिर है हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्रोफंडल जोन होता है या जो बेंथिक जोन होता है वहाँ अंधेरा होता है और वहाँ ये वाले ऑर्गेनिज्म नहीं होते, फिर वहाँ के हिसाब से जो है वो चीज़ें होती हैं, डेड ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होते हैं, डिकम्पोजिशन वहाँ ज़्यादा होती है, बेंथोस ज़्यादा होते हैं उस जगह पर। लाइफ साइकिल ऑफ लेक की बात करें तो वंस फॉर्म लेक्स डू नॉट स्टे द सेम, like human, like people, like organisms, they go through
different life stages like youth, maturity and old age and then death. सही है। लोगों इंसानों की तरह जानवरों की तरह लेक्स की भी जो है वो पैदाइश होती है, बचपना होता है, जवानी और फिर बुढ़ापा एंड अल्टीमेटली मौत आती है। तो ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। लेक्स जो हैं even the largest they slowly disappear as their basins fill with sediments and plant material। आहिस्ता आहिस्ता जो है वहाँ यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, सेडिमेंट भर जाते हैं, डेड प्लांट मटेरियल बहुत भर जाते हैं और वो अल्टीमेटली बेसन खत्म हो जाते हैं, पानी नहीं आ सकता उसमें, फुल हो गया, वो बंद हो गया। The natural aging of a lake happens very slowly। नेचुरली ये प्रोसेस बहुत स्लो है, सैकड़ों साल लग जाएंगे, हजारों भी लग सकते हैं, लेकिन ये बात हो रही है नेचुरल की, नेचर की, एक नेचुरल प्रोसेस की। लेकिन अब प्रॉब्लम आ गई है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज यानी ह्यूमन इन्फ्लुएंस, इंसानों की वजह से। अब इंसानों की वजह से वाटर जल्दी पॉल्यूटेड हो जाती है, जल्दी यूट्रोफिकेशन हो जाती है और इट टेक्स सर्टेन डेकेड्स के जो है वो लेक जो है वो बूढ़ी होकर मर जाती है। लेक प्लांट्स की बात करें तो अंडर वाटर प्लांट्स नीड टू स्टे क्लोज टू द वाटर सरफेस सो सनलाइट कैन रीच देम। इनमें जो है वाटर लिलीज जो है वो सर फहरिस्त है। ये प्लांट्स क्या करते हैं, इनकी जड़ें तो ज़मीन में होती है लेकिन ये अपना जो है वो कुछ पार्ट ऊपर ले आते हैं ताकि अच्छे से इनको सनलाइट मिल सके। वाटर लिलीज आपने अच्छी तरह देखा होगा, और जो देयर आर सर्टेन पॉन्ड फ्लावर्स एक्सेट्रा जो कि इन सर्च ऑफ सनलाइट उनका जो लीफ है या उनका जो फ्लावर है वो ऊपर पानी की सरफेस पर आ जाता है। वाटर हाइसिंथ्स भी हैं, देयर आर अदर प्लांट्स लाइक लोटस। तो इनकी जड़ें तो बड़ी गहरी ज़मीन में है लेकिन इन्होंने क्या किया है कि ये इन सर्च ऑफ सनलाइट ऊपर तक आए हुए हैं। लेक एनिमल्स की बात करें तो many types of animals live in ponds because they are not in danger of being swept away by current। ठीक है, यहाँ पर वो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो करंट्स का मुकाबला नहीं कर सकते। रिवर्स में क्या होता है, करंट होता है, करंट वो वाला नहीं, बिजली वाला करंट नहीं है ये, ठीक है, ये डायरेक्शन वाला करंट है कि पानी मुसलसल बह रहा है, एक करंट में बह रहा है, एक डायरेक्शन में बह रहा है। तो लेक में ऐसा कुछ नहीं होता, तो यहाँ पर मासूम से जो है वो लेक एनिमल्स होते हैं लाइक इंसेक्ट्स, बर्ड्स, टर्टल, फ्रॉग्स एंड फिश। इसके अलावा हाइबरनेट जो हो जाते हैं सर्दियों में वो कुछ ऑर्गेनिज्म वो भी होते हैं यानी जो 6-6 महीने तक सोए रहते हैं, ज़मीन के अंदर छिपे रहते हैं, वो भी आपको लेक इकोसिस्टम के अतराफ में पाए जा सकते हैं। The largest fish found in lake is sturgeon which is 6 meters। ठीक है, लेक्स की जो सबसे बड़ी फिश है वो स्टर्जियन है। अच्छा, ये कुछ टर्म्स हैं, ये देख लें कि क्या हैं ये टर्म्स, और ये किसी भी इकोसिस्टम में हो सकती है, सिर्फ लेक की बात नहीं हो रही, पॉन्ड की भी बात हो रही है, रिवर की बात हो रही है, एक्वेटिक इकोसिस्टम्स, मैरीन इन्वायरमेंट में भी ये टर्म्स जो है वो एप्लीकेबल हैं, यानी ओशन एंड सीज में भी। एंडोथर्म्स आर एनिमल्स, ठीक है, दैट प्राइमरीली प्रोड्यूसेस इट्स ओन हीट। एंडोथर्म्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो एनिमल्स होते हैं जो अपनी हीट खुद प्रोड्यूस करते हैं। एक्टोथर्म्स आर एनिमल्स दैट ये कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड वाली बात है, ठीक है, ये पढ़ चुके हैं आप। एक्टोथर्म्स आर एनिमल्स दैट प्राइमरीली गेन्स हीट थ्रू द इन्वायरमेंट। एक्टोथर्म्स होते हैं कि बाहर का जैसा माहौल होता है उनका भी टेम्परेचर वही हो जाता है। एंडोथर्म्स होते हैं कि बाहर जो भी हो वो अपना इनका अपना एक टेम्परेचर मेंटेन रहता है। होम्योथर्म्स आर एनिमल दैट हैव अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। होम्योथर्म्स होते हैं कुछ भी हो जाए उनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इसी तरह पोइक्लोथर्म्स आर एनिमल्स हुज बॉडी टेम्परेचर एडजस्ट डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरनमेंट। पोइक्लोथर्म्स वो होते हैं कि वो अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से। अच्छा, ये कुछ प्लांट्स हैं जो ये लेक्स और पॉन्ड में पाए जाते हैं, तो मॉसेस, फर्न्स, रीड्स, रशेस, कैटटेल्स
और एनिमल्स में आप अगर बायोडाइवर्सिटी, दीज ऑल दी बायोडाइवर्स, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी यहाँ पर पाई जाती है लेक्स में और पॉन्ड्स में, लेकिन फिर भी वो बहुत कम है अगर हम उनका कंपैरिजन करें किसी फ्लोइंग वाटर या किसी जो है वो रिवर वगैरह से। और ओशन से तो आप खैर कर ही नहीं सकते, समंदर तो वैसे इतने बड़े हैं, उनकी तो मिसाल ही नहीं ले सकते हम। तो ये स्नेल्स, श्रिम्प्स, crayfish, worms, frogs, dragonflies, water lilies, hyacinths, water bugs, beetles, spiders, ये सब कुछ पाया जाता है। और भी बहुत कुछ होता है, ये तो मोस्ट कॉमन की हम बात कर रहे हैं। सेमी एक्वेटिक एनिमल्स वही हैं कि जो उनको जिनको ज़मीन भी चाहिए, पानी भी चाहिए। तो दीज आर मिंक्स, सैलमैंडर्स, बीवर्स एंड टर्टल्स। ठीक है, इनको दोनों चीज़ें चाहिए होती है, तो वो किनारे पर रहते हैं। और इसके अलावा बैट्स हैं, वो भी पाए जाते हैं। अच्छा, बर्ड्स की बात करें तो डक्स, गीज, लून्स, किंगफिशर्स, हेरन्स एंड बॉल्ड ईगल्स, ये सब जो है पाए जाते हैं। इसी तरह कॉमन फिशेस की बात करें तो टाइनी शाइनर, सनफिश, पर्च, बेस, क्रैपी, मस्की, वैले पर्च, ट्राउट, पाइक, ईल्स, कैटफिश, सैल्मन एंड स्टर्जियन, ये कॉमन फिशेस पाई जाती है आपके लेक इकोसिस्टम में। ये कॉमन जो बायोडाइवर्सिटी को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये जो कॉमन एनिमल्स हैं पाए जाते हैं लेक्स, पॉन्ड्स में, ये है।